हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 का विज्ञान विषय का अध्याय 2 प्राणियों में पोषण। बच्चों, इस पाठ के पिछले भाग में हमने समझा था कि मनुष्य के अंदर भोजन का अंतर्ग्रहण किस प्रकार से होता है और इसी के साथ साथ हमने ये भी समझा था कि मनुष्य में दांत कौन कौन से प्रकार के पाए जाते हैं। बच्चों, इस भाग में हम समझेंगे कि आगे ग्रसिका, आमाशय और छोटी आंत में भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम ले लेते हैं हमारे 2 प्रश्न जो पिछले वीडियो में मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे। एक बार हम उनका सही उत्तर चेक कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न था बच्चों कि अंतर्ग्रहण किसे कहते हैं। तो बच्चों, आप सभी जानते हैं कि भोजन को या आहार को हमारे शरीर के अंदर लेने की क्रिया क्या कहलाती है? अंतर्ग्रहण कहलाती है। दूसरा प्रश्न था बच्चों कि मनुष्य में दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के दांत होते हैं बच्चों? मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। तो इस तरह के 4 प्रकार के दांत यानी कि कुल कितने दांत होते हैं? 32 दांत मनुष्य में पाए जाते हैं। चलिए बच्चों, ये हो गए दोनों प्रश्नों के उत्तर। अब बढ़ते हैं हम हमारे टॉपिक की तरफ। तो हम पढ़ रहे थे बच्चों मनुष्य में पाचन के बारे में। तो भोजन का पाचन किस प्रकार से होगा? तो बच्चों, पिछले भाग में हमने क्या किया था? भोजन का अंतर्ग्रहण किया था। किसके द्वारा? मुख के द्वारा। अब क्या होगा बच्चों? हमारे मुख के अंदर जो लार ग्रंथियां, जिन्हें लाला ग्रंथि भी कहते हैं, ये क्या करती है? लार रस का स्त्रावण करती है। और जब हमने भोजन को मुख में ले लिया तो क्या होगा बच्चों? जब हम भोजन को चबा रहे हैं तो इन लाला ग्रंथियों से लार रस स्रावित होता है जो हमारे भोजन के साथ में मिल जाता है, जिससे भोजन क्या होगा? हमारा लुगदीनुमा यानी कि लस लसा और चिकना हो जाता है। और क्या होगा बच्चों? ये जो लार है इससे भोजन का आंशिक पाचन यहाँ पर प्रारंभ हो जाता है। सबसे पहले किसका पाचन शुरू होता है बच्चों? मंड यानी कि वसा का पाचन यहाँ से प्रारंभ होता है। अब जब भोजन में लार मिल गई है तो क्या होगा? इससे भोजन को निगलने में आसानी होगी। बच्चों, इस भोजन को निगलने में हमारी सहायता कौन करता है? हमारी सहायता करती है हमारी जीभ। जीभ क्या होती है बच्चों? ये एक मांसपेशीय अंग होती है जो पीछे की ओर मुख कुहिका के अधर तल से जुड़ी हुई होती है। बच्चों, जो हमारी जीभ होती है इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है और यह किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। पता है ना बच्चों? आपकी जीभ जो है उसका जो अग्रभाग है उसे हम किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं। बच्चों, ये जो जीभ होती है ये हमें बोलने में भी सहायता करती है और इसके साथ ही इसका क्या भी कार्य है कि भोजन में ये लार मिलाने का कार्य भी करती है। और क्या करेंगे हम? इस जीभ की सहायता से भोजन को हम आगे की ओर निगलते हैं। क्या कर रहे हैं? जीभ भोजन को निगलने में भी हमारी सहायता करती है। बच्चों, हमारी जो जीभ होती है उस पर इस तरह से जो है विभिन्न स्वाद कलिकाएं उपस्थित होती है जिनकी सहायता से हमें अलग अलग स्वाद का पता चलता है। यानी कि हमारा भोजन मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, वो हमें किसकी सहायता से पता चलेगा? जीभ पर उपस्थित इन स्वाद कलिकाओं के द्वारा हमें पता चलता है। तो बच्चों, जब हमने जीभ की सहायता से भोजन को निगल लिया है तो कहाँ पहुंच जाएगा भोजन? भोजन पहुंच जाएगा भोजन नली या ग्रसिका में। यानी कि निगला हुआ भोजन कहाँ चला जाता है? हमारी ग्रसिका के अंदर पहुंच जाता है। ग्रसिका कहाँ पर होती है बच्चों? ग्रसिका हमारे गले और वक्ष से होती हुई नीचे की ओर जाती है। आगे किसमें खुलती है ग्रसिका? आमाशय में खुलती है। तो बच्चों, इस ग्रसिका से होता हुआ भोजन कहाँ पहुंच जाएगा? आमाशय में पहुंच जाएगा। ये जो ग्रसिका है इसकी भित्ति में संकुचन होता रहता है। इस तरह से देखिए, इस तरह से ये संकुचित होती रहती है और भोजन जो है वो गति करता हुआ नीचे कहाँ पहुंच जाता है? आमाशय में पहुंच जाता है। बच्चों, कभी कभी ऐसा होता है कि आमाशय हमारे खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता है और इसे वमन या उल्टी के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। बच्चों, यदि मान लीजिए हमने कोई खराब खाद्य पदार्थ खा लिया है तो क्या होगा? हमें उल्टी हो जाती है और जो भोजन पदार्थ है वो वापस से ग्रसिका से होता हुआ, मुख गुहा से होता हुआ कहाँ जाता है? बाहर आ जाता है। लेकिन यदि मान लीजिए ग्रसिका ने जो भोजन भेजा है उसे आमाशय ने स्वीकार कर लिया तो कहाँ पहुंच जाएगा भोजन? आगे आमाशय के अंदर पहुंच जाएगा और आमाशय में क्या होगा? इस भोजन का पाचन होगा। बच्चों, आमाशय क्या होता है? आमाशय एक मोटी भित्ति वाला थैलीनुमा संरचना होती है। चित्र में देखिए, इस तरह से एक थैलीनुमा संरचना होती है और ये कैसा होता है बच्चों? चपटा होता है और जे की आकृति का होता है। चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कैसा है? ये जे की आकृति का होता है। और बच्चों, ये हमारी आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। तो क्या हुआ यहाँ पर? जब ग्रसिका से खाद्य पदार्थ आया तो आगे किस में चला जाएगा? वो आमाशय में पहुंच जाएगा। और ये जो आमाशय बच्चों आगे किस में खुलेगा? ये खुलेगा क्षुद्रांत में यानी कि छोटी आंत में
खुलता है। तो बच्चों यहाँ पर जो आमाशय है इसके अंदर भी भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो आमाशय की आंतरिक भित्ति होती है ये श्लेष्मा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस का स्रावण करती है। बच्चों जो श्लेष्मा है ये क्या करता है, आमाशय के आंतरिक स्तर की सुरक्षा करता है, जबकि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये क्या करेगा बच्चों, जीवाणुओं को नष्ट करता है। जो जीवाणु भोजन के साथ में आमाशय तक पहुंच जाते हैं उनको नष्ट करने का कार्य कौन करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। इसी के साथ साथ बच्चों ये क्या करता है कि जो भोजन का माध्यम है उसे अम्लीय भी बना देता है, जिससे क्या होगा कि जो यहाँ पर पाचक रस है वो अपना कार्य कर पाते हैं। तो बच्चों पाचक रस किससे स्रावित हो रहा है, यहाँ पर इस आमाशय की भित्ति से स्रावित होगा और ये क्या करेगा, प्रोटीन का पाचन करता है, यानी कि प्रोटीन को सरल पदार्थों में बदल देता है। तो यहाँ पर भी क्या हो गया है, भोजन का पाचन यहाँ पर प्रारंभ हो गया है। अब बच्चों कभी कभी क्या होता है कि जब भी हम खाना खाते समय बात कर रहे हैं या हम तेजी से खाना खाते हैं तो क्या होता है, ये जो खाद्य कण है ये हमारी श्वास नली में चले जाते हैं और हमें हिचकी आती है या जोर जोर से खांसी आने लगती है। बच्चों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो श्वास नली है ये क्या करती है, नासिका से आने वाली वायु को फेफड़ों तक पहुंचाती है और बच्चों ये ग्रसिका के साथ साथ चलती है। तो जो ग्रसनी वाला भाग होता है उसमें वायु और भोजन मार्ग एक ही होते हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, जैसे ही वायु किस में से जा रही है, श्वास नली से होते हुए फेफड़ों में जा रही है और जो हमारा भोजन है ये ग्रसिका से होता हुआ आगे कहाँ जाता है, आमाशय में चला जाता है। लेकिन जहाँ पर ग्रसनी है वहां पर क्या है, ये दोनों मार्ग एक ही होते हैं। अब सामान्य परिस्थितियों में क्या होता है बच्चों, जब हम भोजन को निगलते हैं तो एक मांसल रचना होती है, वॉल्व होते हैं जो क्या करता है, श्वास नली को ढक लेता है, यानी कि भोजन सामान्य परिस्थितियों में श्वास नली में नहीं जाता है और कहाँ पहुंच जाता है, भोजन ग्रसनी से होते हुए आमाशय में चला जाता है। लेकिन यदि हम जल्दी जल्दी खा रहे हैं या खाते समय हम बात कर रहे हैं तो क्या होगा, भोजन के कण जो होते हैं वो हमारी श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं और इसीलिए हमें घुटन महसूस होती है या हमें खांसी आती है। तो इसीलिए हमें भोजन जो है वो धीरे धीरे शांति से करना चाहिए। आगे हम बात करते हैं बच्चों इस आमाशय की कार्य प्रणाली की, यानी कि यहाँ पर भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है। तो बच्चों इस आमाशय की कार्य प्रणाली की खोज एक बहुत ही रोचक घटना के साथ में हुई थी। क्या हुआ था बच्चों, चलिए बच्चों आगे हम बात करें आमाशय की कार्य प्रणाली की। तो आमाशय की कार्य प्रणाली की खोज एक बहुत ही रोचक घटना के साथ में हुई थी। क्या हुआ था बच्चों, सन 1822 में सेंट मार्टिन नामक जो व्यक्ति था उसको गोली लगने से वह घायल हो गया था और गोली कहाँ लगी थी बच्चों, उसके वक्ष में लगी थी। तो तुरंत उसे चिकित्सक, कौन से चिकित्सक थे बच्चों, विलियम ब्यूमॉन्ट जो एक सैनिक चिकित्सक थे उनके पास में उसे ले जाया गया। तो इन्होंने क्या किया बच्चों, ब्यूमॉन्ट ने उसका उपचार किया। तो उन्होंने उसकी जान तो बचा ली, लेकिन जो उसके आमाशय में छिद्र हो गया था उसे वो भली भांति बंद नहीं कर पाए। उन्होंने क्या किया, केवल उसे एक पट्टी से ढक दिया। तो बच्चों इन ब्यूमॉन्ट ने क्या किया, इस छिद्र के अंदर जब झांक कर देखा तो इन्हें जो है बहुत ही रोचक प्रेक्षण वहां पर दिखाई दिए। क्या हो रहा था बच्चों वहां पर, कि जो आमाशय था ये क्या कर रहा था, भोजन का मंथन कर रहा था। भोजन जो है इस आमाशय में गोल गोल घूम रहा था। इसी के साथ साथ बच्चों जो आमाशय की भित्ति थी उसे कुछ तरल स्रावित हो रहे थे जो क्या कर रहे थे, इस भोजन को पचा रहे थे। तो बच्चों यहाँ पर उन्होंने देखा कि आमाशय जो है वो क्षुद्रांत में तभी खुलेगा जब यहाँ पर भोजन का पाचन पूरा हो जाएगा, यानी कि उससे पहले आमाशय से भोजन जो है वो क्षुद्रांत में नहीं पहुंच पाएगा। तो इस तरह से इस आमाशय की कार्य प्रणाली की खोज हुई। अब बच्चों जब आमाशय में भोजन का पाचन हो गया तो आगे भोजन कहाँ पहुंच जाएगा, आगे भोजन पहुंचेगा बच्चों क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत में। अब बच्चों इसका नाम तो क्या रखा है हमने, छोटी आंत, लेकिन इसकी लंबाई कितनी होती है, लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली होती है। बहुत ज़्यादा ये गोल गोल घूमी हुई होती है, कुंडलित नली होती है। इसे क्या कह रहे हैं हम, छोटी आंत। अब छोटी आंत हम इसे क्यों कह रहे हैं बच्चों, क्योंकि इसका व्यास बहुत ही कम होता है, बहुत ही पतली नली होती है। तो बच्चों इससे दो पाचक ग्रंथियां यकृत और अग्नाशय ये जुड़ी हुई होती है, यानी कि इन दोनों ग्रंथियों का जो स्राव है वो कहाँ पर आएगा, क्षुद्रांत के अंदर आता है। यकृत क्या है बच्चों, यकृत एक गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है और ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी होती है। ये क्या करती है बच्चों, पित्त रस का निर्माण करती है। ये जो पित्त रस है एक थैली में संग्रहित होता है जिसे हम कहते हैं बच्चों पित्ताशय, और ये पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका
निभाता है। दूसरी ग्रंथि है बच्चों अग्नाशय ग्रंथि। ये जो अग्नाशय ग्रंथि होती है हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि होती है जो कहाँ पर स्थित होती है, आमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है और ये अग्नाशय रस स्रावित करती है। बच्चों जो अग्नाशय रस है ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर क्रिया करता है, यानी कि उन्हें सरल पदार्थों में तोड़ता है। बच्चों क्या होगा, जो आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन है ये क्षुद्रांत के निचले भाग में आता है, जहां पर क्या होगा, जो आंत्र रस है वो पाचन की क्रिया को पूर्ण करता है। तो बच्चों कार्बोहाइड्रेट जो है वो किस में बदल जाता है, ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। इसी के साथ साथ जो वसा है वो वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल जाती है और प्रोटीन का पाचन किस में हो जाता है बच्चों, अमीनो अम्लों में। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि क्षुद्रांत के अंदर भोजन के सभी घटकों का पाचन पूरा हो गया है, यानी कि हम कह सकते हैं कि क्षुद्रांत में क्या होता है, भोजन का पूरी तरह से पाचन हो जाता है। अब आगे क्या होगा बच्चों, आगे होगा इस पचित भोजन का अवशोषण। तो क्या हो जाएगा, क्षुद्रांत में अवशोषण भोजन का किस प्रकार से होता है उसको समझते हैं। तो बच्चों जो पचित भोजन है ये अवशोषित होकर कहाँ पहुंच जाएगा, क्षुद्रांत की भित्ति में जो रुधिर वाहिकाएं हैं वहां पर चला जाता है और इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं बच्चों, अवशोषण कहते हैं। यानी कि पचित भोजन का क्या हो रहा है, यहाँ पर अवशोषण हो रहा है। बच्चों जो क्षुद्रांत की भित्ति होती है उसके अंदर कुछ ऐसे अंगुलीनुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं जो क्या करते हैं बच्चों, ये प्रवर्ध दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहलाते हैं और ये क्या करेंगे, जो पचित भोजन है उसके अवशोषण के लिए सतह को बढ़ा देते हैं, यानी कि तल क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। अब क्या होगा बच्चों, ये दीर्घरोम क्या करेंगे, अवशोषित भोजन को रुधिर वाहिकाओं तक ले जाएंगे और ये जो रुधिर वाहिका है ये क्या करेगी, पचित भोजन को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है। यानी कि पचित भोजन जो है वो शरीर के सभी भागों तक स्थानांतरित हो जाता है। बच्चों अब क्या होगा कि ये जो पदार्थ है इनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है, जिससे क्या होगा, हमें ऊर्जा प्राप्त होगी। इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं बच्चों, स्वांगीकरण कहते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, भोजन के अवशोषण के बाद में कौन सी क्रिया होगी, भोजन का, पचित भोजन का स्वांगीकरण। अब बच्चों कोशिकाओं के अंदर जो ग्लूकोज है वो क्या होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में विघटित होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विभक्त हो जाता है और इस प्रक्रम में ऊर्जा भी मुक्त होती है और इस ऊर्जा का उपयोग ही हम विभिन्न कार्यों को करने में करते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें इस पचित भोजन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। अब बच्चों इस प्रक्रिया में कुछ भोजन ऐसा भी होता है जो अपचित रह जाता है, यानी कि जिसका पाचन नहीं होता है। तो भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं होता है ये कहाँ पहुँच जाएगा बच्चों, बृहदांत्र में भेज दिया जाता है। तो अपचित भोजन कहाँ पहुँच गया है बच्चों, बृहदांत्र में पहुंच गया है। अब क्या होगा बच्चों, ये जो बृहदांत्र होती है इसे हम बड़ी आंत भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी होती है, लंबाई में तो ये छोटी होती है, इसकी लंबाई जो है वो लगभग 1.5 मीटर तक होती है, लेकिन फिर भी हम क्या कह रहे हैं, इसे बड़ी आंत कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसका व्यास अधिक होता है। अब अपचित भोजन कहाँ पहुंच गया है, बृहदांत्र में पहुंच गया है। तो क्या होगा, इसमें से जल और खनिज लवणों को अवशोषित कर लिया जाता है और जो शेष बचा हुआ पदार्थ है वो मलाशय में चला जाता है और अर्ध ठोस मल के रूप में वहां पर संग्रहित रहता है, जिसे क्या किया जाता है बच्चों, समय समय पर गुदा के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है और इसे हम कहते हैं बच्चों निष्कासन। यानी कि यहाँ पर यदि हम भोजन की पाचन की प्रक्रिया को देखें तो सबसे पहले हमने क्या किया, भोजन का अंतर्ग्रहण किया, उसके बाद में उस भोजन का पाचन हुआ, फिर क्या किया हमने, अवशोषण किया, उसके पश्चात स्वांगीकरण और जो अपचित भोजन था उसे हमने निष्कासन के द्वारा बाहर निकाल दिया। चलिए बच्चों ये तो हो गई मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया। अब हम बात करते हैं कि जो घास खाने वाले जंतु होते हैं उनमें भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है। तो बच्चों आपने देखा होगा कि जो गाय भैंस या घास खाने वाले जंतु होते हैं ये क्या करते हैं, घास को जल्दी जल्दी से खा लेते हैं और अपने आमाशय में इकट्ठा कर लेते हैं और जब कभी भी ये फ्री बैठे होते हैं तो आपने देखा होगा कि इनका मुंह हमेशा चलता रहता है। क्या करते हैं ये कि भोजन को वापस से अपने मुंह में लाते हैं और फिर उसे अच्छे से चबाते हैं। तो बच्चों आमाशय का वह भाग जिसके अंदर ये क्या कर रहे हैं, इस भोजन को पहले इकट्ठा करते हैं, ये क्या कहलाता है, रूमेन, यानी कि प्रथम आमाशय कहलाता है। बच्चों ये जो जंतु होते हैं इनके अंदर आमाशय 4 भागों में बटा होता है और इस रूमेन के अंदर क्या होता है बच्चों, भोजन का आंशिक पाचन हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम जुगाल या कड़ कहते हैं। चित्र में देखिए बच्चों, ये जो है इसका आमाशय है, तो इसका जो ये भाग है ये क्या कहलाता है, रूमेन, यानी कि प्रथम आमाशय कहलाता है। जब जंतु जल्दी जल्दी भोजन को निगल रहा है तो वो कहाँ पहुँच जाएगा, इसके रूमेन में पहुँच जाता है। और फिर क्या करते हैं बच्चों, ये जो जंतु होते हैं ये छोटे छोटे पिंडकों के रूप में भोजन को वापस से अपने मुंह में लाते हैं और चबाते
रहते हैं। तो इस तरह से ये क्या कर रहे हैं, जुगाली करते हैं। तो इन जंतुओं को हम क्या कहते हैं बच्चों, इन्हें हम रूमिनेंट अथवा रोमंथी जंतु कहते हैं। और ये जो प्रक्रम है इसे क्या कहते हैं हम, रोमंथन यानी जुगाली करना कहते हैं। बच्चों ये जंतु अधिकतर किसका भोजन करते हैं, घास का भोजन करते हैं। तो घास के अंदर सेलुलोज की प्रचुरता होती है। सेलुलोज क्या है बच्चों, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। तो जंतु जैसे कि हिरण या जो रूमिनेंट पशु हैं, इनके रूमेन के अंदर सेलुलोज का पाचन करने के लिए विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। बच्चों ये जो जीवाणु होते हैं ये मनुष्य की आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं, इसीलिए मनुष्य के द्वारा सेलुलोज का पाचन नहीं किया जा सकता। इसके अलावा बच्चों घोड़ा, खरगोश आदि जो जंतु होते हैं इनके क्षुद्रांत और बृहदांत्र के बीच में एक थैलीनुमा संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं बच्चों, अंधनाल कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, सेलुलोज का पाचन होता है इस अंधनाल में। इस अंधनाल के अंदर जो है ऐसे जीवाणु उपस्थित होते हैं जो क्या करेंगे कि भोजन में उपस्थित सेलुलोज को पचा देते हैं। चलिए बच्चों आगे हम बात करते हैं कि जो अमीबा है उसके अंदर भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है। बच्चों आप सभी जानते हैं कि अमीबा क्या है, जल में पाए जाने वाला एक कोशिकीय जीव होता है। इसकी हम कोशिका की संरचना की बात करें तो इसके अंदर एक कोशिका झिल्ली होती है जिसमें क्या होता है, गोल केंद्रक होता है और कोशिका द्रव्य भरा होता है। इसके अलावा बच्चों इसमें बुलबुले के समान अनेक धानियां होती है। ये जो अमीबा होता है बच्चों निरंतर अपनी आकृति को बदलता रहता है और जब इसे गति करनी होती है तो ये क्या करता है, पादाप यानी कि कूट पाद का निर्माण करता है। इसमें एक या अधिक अंगुली के समान प्रवर्ध बनते हैं और जिन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, इन्हें हम कहते हैं पादाप या फिर कृत्रिम पांव इन्हें कहते हैं। इनकी सहायता से क्या करता है अमीबा, गति करता है। ये जो पादाप होते हैं बच्चों ये भोजन के अंतर्ग्रहण में भी सहायता करते हैं। किस तरह से होता है भोजन का अंतर्ग्रहण, इसमें कि जब भी अमीबा को भोजन का आभास होगा तो ये क्या करेगा, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर इसको पता चल गया कि यहाँ पर क्या है, कोई खाद्य कण है, तो ये इसके चारों ओर क्या करता है, इस तरह से पादाप का निर्माण करता है और भोजन को अंदर की ओर निगल लेता है। और फिर क्या होगा, जो खाद्य धानी है, यहाँ पर मान लीजिए खाद्य धानी है, इसके अंदर जो है भोजन जाकर फंस जाएगा और इस खाद्य धानी में ही भोजन का पाचन होता है और इसके द्वारा ही जो अपचित भोजन है उसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसमें पाचक रस स्रावित होंगे खाद्य धानी में और भोजन का जब पाचन हो जाएगा तो अपचित भोजन को जो है वो किनारे पर ये खाद्य धानी चली जाती है और वहां जाकर फट जाती है और क्या होता है, जो अपचित भोजन है वो शरीर से बाहर निकल जाता है। किस तरह से होता है बच्चों कि खाद्य धानी के अंदर पाचक रस स्रावित होते हैं। ये क्या करेंगे, ये इस खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं और फिर क्या होगा, जो पचा हुआ भोजन है वो धीरे धीरे अवशोषित हो जाएगा और ये भोजन किस काम में आएगा, अमीबा की वृद्धि और गुणन करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। और जो अपचित भोजन है उसे भी खाद्य धानी के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण और उसका पाचन होता है। तो बच्चों यदि हम देखें तो जो सभी जीव हैं इनके अंदर क्या हो रहा है, पाचन की जो आधारभूत प्रक्रिया है वो समान होती है, यानी कि सभी में क्या हो रहा है कि भोजन में उपस्थित जो जटिल पदार्थ हैं उन्हें सरल पदार्थों में बदला जा रहा है और इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। तो सभी जीव जो हैं इस ऊर्जा का उपयोग अपने शरीर की वृद्धि और विकास के लिए करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सभी जीवों में भोजन के पाचन का जो मूलभूत प्रक्रम है वो समान होता है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये भाग कंप्लीट होता है, इसी के साथ साथ हमारा ये पार्ट भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो भी बातें की है वो आपने अच्छे से समझी होगी और अपनी कॉपी में नोट कर ली होगी। तो बच्चों मिलेंगे हम अगले वीडियो में इस पार्ट के अभ्यास प्रश्नों के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।